मेरे हाथ में टैटू है तो क्या मैं एक्सेस फैक्टर के लिए लीजिए? अरे हाथ तुम्हारा कौन देख रहा है, तुम्हारा टैटू ही तो देख रहे हैं लोग। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको 4 संख्याएं बनानी पड़ेंगी। आपने ये तो पढ़ा होगा कि ए एम ग्रेटर देन होता है जी एम के होता है। अब ए एम निकाल रहा हूं मैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। ये 4 संख्याओं का ए एम बटे 4 ग्रेटर देन होगा 4 संख्याओं का जीएम। साइन 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 की गुणा होगी तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा, ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो जो उत्तर है वो ये आ जाएगा कि जी 3 साइन थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा बड़ा होगा या बराबर होगा 4 के, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू 4। किशोर भाई आपको अपडेट कर दिया जाएगा यार। यहाँ से 11 बजे गया हूँ, फिर 11:30 बजे वकील से मीटिंग, कैट के टॉप मोस्ट वकील हमने लिए। वो केस तभी लेते जब उनको मेरिट लगता, उनको समझाया, वो इम्प्रेस हुए मेरिट से। हम कई रास्तों से जा रहे हैं ना, आपको बताया था। हाई कोर्ट में ये है कि 8 तारीख को लग जाएगा, परसों लग जाएगा हाई कोर्ट में मैटर। द सम टू इंफिनिटी ऑफ सीरीज, द सम टू इंफिनिटी ऑफ सीरीज। हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन और उन सब में समय खराब किया, अगर हम लोग उसी वक्त कोर्ट मूव कर गए होते तो अब तक चीजें हम लोगों के पक्ष में हो गई होती। और एसएससी ने भी ये नहीं किया होता, जो एसएससी थोड़ा सा उसको लग रहा है कि हम तोड़ निकाल के बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बोल दिया तो वो तोड़ निकाल के तो बैठ गई हर चीज का। देखिए यहाँ पे 2 सीरीज बन रही हैं, 1/7 1/7 की क्यूब ऐसे बन रही है एक सीरीज, प्लस 2 कॉमन ले लो, और मैं तो कह रहा हूं कि 1/7 का स्क्वायर 1/7 की घात 4, एक ये सीरीज बन रही है। आपको मालूम है a/1 - r यानी 1/7 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 1/7 का स्क्वायर बटे 1 - 1/7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी ये आ जाएगा, इसको हम 7/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर तो आ गया 9/7 का स्क्वायर, और नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 1 48/7 का स्क्वायर। ये दोनों कट गया आपस में, 3 तिया 9 और 16 तिया 48, 3/16 उत्तर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। 2 सीरीज बन रहा है ये सवाल में, 2 इनफाइनाइट सीरीज, जिनका सम होता है इनफाइनाइट सीरीज का एस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r, ये होता है। एक आदमी मोटर बोट से नदी के किनारे अपने कार्यालय और पीछे आता है, मतलब कार्यालय जाता है और पीछे वापस आता है। नदी में इसका ऑफिसर लगता है, मोटर बोट से जा रहा है। नदी की गति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। यदि वह अपने मोटर बोट की गति को दुगुना कर लेता है तो उसकी यात्रा का समय 60% कम हो जाता है। बोलना सर। उसकी यात्रा का समय 60% कम हो जाता है, तो मोटर बोट की नदी की गति के मूल गति का अनुपात क्या है? देखिए पहले टोटल टाइम टी लग रहा था, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डी बराबर होता है टी ब्रैकेट में x² - y² बटे 2x टोटल टाइम। तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा 60% कम हो जाता है, यानी अगर पहले 5 घंटे लगते थे तो अब हम डी बराबर कह सकते हैं, अब जी
5 में 3 कम लगेंगे यानी 2 लगेंगे, लेकिन कब? जब x 2x हो जा रहा है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा। आपने कहा जी ये और ये मिलके आपस में कट जाएंगे, तो खाली x स्क्वायर तो इधर बचेगा और इधर 4y स्क्वायर, यानी x बटे वाई जो है वो आ रहा है 2/1। आपको याद है ये फॉर्मूला? आप लगा पाए थे ऐसा फॉर्मूला? मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, आप ये वाला लगा पाए थे? बोल दो ना। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? नहीं। ये कह रहा था कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, 2x प्लस 60 x द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो 60 के संभावित मानों का योग क्या होगा? देखिए x तो पूरा पूरा कट ही रहा है भाई, 60 को देखना है कि 60 कटे, तो 60 के फैक्टर कितने होंगे? तो आपने कहा 12 हो जाएंगे 60 के फैक्टर, तो बस 12 उत्तर आ गया। अच्छा, लेकिन संभावित मानों का योग पूछ रहा है। अब एक तो x एक ही हो सकता है, तो संभावित मानों का योग कैसे निकलेगा? 60 बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो सम कैसे निकलता है फैक्टर का? 1 से लेकर के 1 2 प्लस 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 4 और 2 6 और 1 7, गुणा 4 गुणा 6, 7 चौक 28, छिक्के 168। ये सम आ जाएगा, फैक्टर्स का सम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नली से 5 मीटर पर सेकंड की गति से बहता है 4 गुणा 3 गुणा 2.31 m वाली एक आयताकार आधा खाली टंकी को भरने में इस नली को कितने मिनट लगेंगे? कितना टाइम लगेगा भाई इसको भरने में? हमने कहा टी टाइम लगेगा, मिनट में ही निकाल लिया, टी मिनट लगेंगे। अब पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2, 7/2। ऊंचाई कितनी होगी? अब 1 मिनट में कितना पानी जाएगा 5 मीटर की जगह? तो आप कहेंगे 6 पंजे 300, 300 को भी सेकंड में उसमें बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, तो वो 100 हो गया, बराबर 400 गुणा 300 गुणा 231। ठीक है, बस यही उत्तर है, मिनट में उत्तर आ जाएगा सीधे। 7 से 7 कट गया, 300 से 300 कट गया, 100 से ये 4 बार कट गया, 22 से 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया, 2 चौक 8 थी, 24 मिनट उत्तर आ गया, टी बराबर 24 मिनट उत्तर आ गया। यही उत्तर है। मनोहर लाल की हेल्प करो, इनका पर्सनल नंबर लेकर के मनोहर लाल जी की हेल्प करो। ये आसान सवाल था। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है,
ये किया था आपने सवाल? क्योंकि मैं तुरंत इसलिए बताने लगता हूं क्योंकि आपको दे चुका हूं मैं ये सब सवाल। मेरा भी दिमाग हिल जाता है इतने सवाल बैक टू बैक करके। बीसी का मध्य बिंदु डी है। अच्छे सवाल है ना, सारा एक भी आसान नहीं है। पेपर में सारे मुश्किल थोड़ी आएंगे, बट हम तो सारे मुश्किल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम टाइम बाउंड तो करा ही नहीं रहे आपको, तभी तो 1 घंटा दे रहे हैं, 11 बजे दे देते हैं फाइल कि आप अच्छे अच्छे सारे सवाल कर लो। आसान तो आप पेपर में कर ही लोगे। भुजा एसी पर बिंदु ई इस प्रकार स्थित है, भुजा एसी पर बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि सीई बराबर 2/5 एसी, यानी ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सी बीई और एडी एक दूसरे को, इसमें आप मास पॉइंट भी लगा सकते हैं और सिमिलरिटी भी। बीई और एडी एक दूसरे को जी पर काटते हैं। एजी और बीडी पूछ रहा है क्या होगा, एजी और बीडी पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। एजी और जीडी होगा, सॉरी गलत लिखा हुआ है, एजी और जीडी कर लीजिए करेक्ट करके, ये पूछ रहा। देखिए अगर ये मिड पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना कि अगर ये मिड पॉइंट है, मैंने ये पैरेलल लाइन खींच दी इसके, और ये मिड पॉइंट था और पैरेलल लाइन खींची, तो ये भी इसको एक एक में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट होगा। अब आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये 3 1 होगा, ये उत्तर है। कोई मास पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, आसान सवाल था, बस डी से एक पैरेलल लाइन खींचनी थी। बहुत कॉमन ट्रेट है ये काम करना, बड़ी बात नहीं है कोई इसमें। बोलो भाई, ये सवाल आप लोगों ने किया था क्या? ये कह रहा है कि अभी ट्रेवल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसे किस चाल से चलना चाहिए ताकि वो सही समय पर पहुंचे? तो देखिए पहले उसकी स्पीड क्या थी, 6, और बाद में हो गई 4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 2/3। पहले 12 मिनट पहले था और अब 10 मिनट देरी से, यानी 22 मिनट का गैप आ रहा है, तो 22 दूनी 44 मिनट तो यहाँ हो गया और 66 मिनट यहाँ। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि जी 6 गुणा 44/60, यानी डिस्टेंस आ जाएगी 22/5। अच्छा अब टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे एक्चुअल टाइम जो पहले वाला 44 मिनट है उसमें 12 मिनट पहले पहुंच रहा था वो, तो या तो इसमें से 12 घटा दीजिए एक्चुअल टाइम निकालने के लिए, या इसमें 10, इसमें 12 जोड़ दीजिए, इसमें 10 घटा दीजिए, क्योंकि 12 मिनट पहले पहुंच गया, यानी एक्चुअल टाइम उसको 56 मिनट में पहुंचना था। तो अगर हम दूरी, अब एक तो तरीका ये हो गया कि आप 22/5 को 56 से भाग कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो आपको ये पता चल गया कि एक तो 44 मिनट टाइम है और एक 56 मिनट टाइम है, यानी 4 से भाग करूं तो 11 और 14 का रेशियो है टाइम का। तो स्पीड का 14 और 11 का होना चाहिए। जहाँ 14 की वैल्यू 6 थी, 11 की निकालनी थी, तो 66/14, 33/7, 7 चौक 28, 4 से 5/7। बेस्ट तरीका था कि हम यहाँ भी अनुपात लगा देते। बहुत तकलीफ दिया ये सवाल, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। नहीं यार तकलीफ वाला इसमें कुछ भी नहीं था, आप बताओ। फोन का चार्जर है क्या मेरा, लगा देना फोन जरा। खुदा के वो हमें कहीं और चली चली चली। ये सवाल देखा था आपने, ये एक से क्लासिक सवाल थे ना, मजा आ गया होगा आपको करके। विनीत को 24 दिनों में किए जाने वाला एक काम दिया गया था, वह इतना आलसी था कि वह
कितने क्रम से 1 2 3 और 4वें दिन अपनी सामान्य दर के 75%। ही वॉज सच ए लेजी पर्सन, इतना आलसी था, सोचिए कि आलसियों की प्रतियोगिता हुई है उसमें भी नहीं गया। जब सरकार की तरफ से लोग आए कि भाई साहब आप आलसियों की प्रतियोगिता में भी नहीं आए, कम से कम इनाम तो पकड़ लीजिए, तो बेड पे लेटा हुआ ही बोला कि कौन उठे, टेबल पे ही रख दीजिए। ये माइक इतना मुझे डिस्टर्ब करता है, बट लगातार टीम को कह के कि मैं थक गया कि उस माइक की सेटिंग करवा लो। एक भी बात ये लोग सीरियस नहीं लेते, एक भी बात अगर लेते हैं सीरियस, वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए इंटर्न रख लो अगर आपको लग रहा है कि कम काम ज्यादा है तो। विनीत को 24 दिनों में किए जाने वाला एक काम दिया गया था। वह इतना आलसी था कि पहले दूसरे तीसरे दिन उसने इसी इफिशियंसी से काम किया। 5वें दिन से यदि वह काम अपने इसी तरह से करता, in how many days will we finish the whole work if he works at his previous rate from the 5th day also? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए अगर मैं 4 दिन में देखूं, 24 दिनों में इसको काम करना था, यानी 2400% काम इसको करना था। अगर एक दिन में 100% करता तो 2400% काम इसको करना था। अब मैं देखूं तो 4 दिनों में इसने 4 डेज में कितना काम किया है, तो आपका जवाब होगा 80 और 20 100 और 75 और 2500, 200% काम किया इसने 4 दिनों में। यानी जहां 400% करना था वहां इसने 200% किया है, तो डबल दिन लग जाएंगे, 48 दिन में काम खत्म होगा, क्योंकि 400% की जगह 200% कर रहा है। देखिए इस सवाल को, ये कह रहा है कि 45,000 रुपये उधार लिए गए, एक भाग को 15% 6 महीने में, 15% इंटरेस्ट, यानी रेट जो है वो 30% है। अगर मैं आपसे कहूं कि एसआई का अनुपात कितना है, तो आपका जवाब है 10:3। अगर मैं कहूं कि रेट का अनुपात कितना है, तो आप कह रहे हैं 30%, क्योंकि 6 महीने में 15% था, साल का 30%, और दूसरे वाला 18% रेट। अच्छा मैं टाइम की बात करूं तो आप कहेंगे कि जी शेष भाग को 1 वर्ष बाद दिया गया है, पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद, यानी टोटल टाइम 4 वर्ष है, और दूसरे वाले को 3 साल के लिए दिया गया है। मैं यहाँ से पी का अनुपात निकालूं तो आप कहेंगे एस आई बटे आर टी होगा। एस आई को आर टी से भाग कर दीजिए। तो पहले तो आप ऐसा करिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ 5 बचेगा और 2 बचेगा, नहीं यहाँ पे 2 और यहाँ 9। अब भाग कर लीजिए, तो अब आप भाग करेंगे तो 10/20 आएगा और 3/9 आएगा। पता नहीं आपको ये मेथड आता है नहीं आता, बट आज की क्लास में आप एसआई में यही सीखेंगे शाम को 4 बजे। आज रेशियो की ही क्लास है एसआई में, 3:2। यानी कि हमने जो पैसा दिया है वो 27 के तो यहाँ दिया है, क्योंकि 5 की वैल्यू 45 की हो गई, और 18 के यहाँ दिया है, तो 18% वाला जो है वो 18,000 है। ऐसे किया था आपने इस सवाल को, अनुपात निकाल के किया था ऐसे, या घूम गए थे आप? मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ था आपका, घूम गए थे क्या? बोलिए दोस्त। रामू काका ये सवाल किए थे।
5,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 6 वर्षों में 7200 हो जाती है। बड़े ध्यान से समझना, 5,000, ये आपको सीआई में पढ़ाऊंगा मैं, 6 सालों में 7200 हो जाती है। 0 से 0 कट गई, ये 25 से 36 हो रही है 6 सालों में। तो मैं यहाँ से एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये 3 साल में 5 से 6 होगी। समय आधा किया तो अंडर रूट ले लिया, 5 से 6 होगी 3 साल में। इन्होंने यही पूछा है कि 7550 पे ब्याज कितनी मिलेगी। इस 5 की वैल्यू 7550 दे रखी है, एक की कितनी होगी 1510। क्या आपने ऐसे किया था इस सवाल को? आप जानते हैं ऐसे करना। ऋचा दी मजाक में बोली हूँ, सीरियसली मत लेना, मुझे तो बस सर से पढ़ने में ही मजा आता है, पीए नहीं बनना भैया। भैया, ऋचा दीदी को आप भैया बोल रही हैं। ऋचा दीदी ने बुरा मान लिया हम लोगों की बातों का, इसलिए वो मुंह फुला के बैठी हैं इस वक्त उनका मुंह फूला हुआ है। His mouth has been spoiled off and balloon like dismissed। क्योंकि उनको गलती नहीं माननी अपनी, एक तो, और गलती करके भी सीना जोरी करना है। बप्पी रॉय मुझे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का लग रहा है अभी, और भी हैं बट आजकल लग रहा है ये मुझे। 2a कोर वाले घन को काटकर एक शंकु इस प्रकार बनाया गया है कि उनके आधार एक ही तल में है, तो इस प्रकार बन सकने वाले शंकु का अधिकतम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक तो ऊंचाई जो होगी वो 2a हो जाएगी, और ये भी 2a होगी, यानी रेडियस a हो जाएगी। तो ये अंडर रूट के अंदर 3 और बाहर a आ जाएगा। तो पाई आर एल होता है क्षेत्रफल, पाई a और a रूट 3, तो पाई a स्क्वायर रूट 3 उत्तर आ जाएगा। आसान था, बेहद आसान था। आज सर जी एक बात बताऊं आपको, आप मास्टर बड़े गजब हो, बस लेवल थोड़ा सा हाई है आपका। नहीं, इस क्लास में हाई है, शाम वाले में इससे थोड़ा कम हाई है, और अभी एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं, उसमें और कम हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, आपको कैसा बैच चाहिए। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई पाई है यदि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। आप ही बताइए कि जी इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 2πRh होता है, वो होता है। अच्छा, आपको पता है कि 2πRh होता है एक तो, और दूसरा होता है 2πRh प्लस πr², 2πr², यही होता है। फॉर्मूला मत लगाना, होता है। आप मुझे बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये 1/3 है, यानी कि ये 1 है, अगर ये 3 है तो ये 2 है बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ πr² 1 है, यहां से एक बात तो कह ही सकता हूँ, 1 और ये 2, तो πr² 1 है, यानी 2πRh बराबर πr² है, क्योंकि वो भी 1 है, 2 से 2 कटेगा, ये भी 1 है। तो मैंने देखा पाई से पाई कट गया और आर से ये आर कट गया, एच कितनी आ गई r/2, या आर कितनी आ गई 2h, आर यहां से आ गई 2h और वो दे रखी है पाई, तो 2π आंसर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? शिवानी थोड़ा सा लेबल लगाना पड़ेगा, आप मेरे पुराने वीडियोज दिखाओ।
हाँ शिवम भाई, पढ़ा तो हम भी वो सकते हैं, बट वो सिलेक्शन होगा नहीं उससे, बात ये है बस। समझ रहे हैं शिवम भाई? सिलेक्शन के लिए आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। त्रिज्या 12 इकाई के एक वृत्त का 60 डिग्री का एक सेक्टर होता है, जिसके अंदर एक ऐसा वर्ग बनाया जाता है जिसके लगातार दो कोने सेक्टर के चाप पर होते हैं। आप सोचो कि आप पढ़ने के बाद ये सवाल समझ भी नहीं पाओगे शिवम। जो बात आप कर रहे हो शिवम, आप सवाल समझ नहीं पाओगे, और तो छोड़ दो। ये देखो, 60 डिग्री का एक सेक्टर है भाई, बना लेते हैं 60 डिग्री का एक सेक्टर। ये लो, पढ़ाना और सिलेक्शन कराने में बड़ा अंतर है। हम भी पढ़ाते हैं, आप 88 डेज बैच उठा के देख लो हमारा, अगर एक बच्चे को ना समझ में आए तो बता देना। इंदिरा भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। हम लोगों के अंदर क्या है, पेशेंस खत्म हो गया है आज। जैसे क्या है कि ब्लिंकिट 4 मिनट में सामान लेके घर पे आ जाता है, समझ रहे हैं? आजकल अमेजन भी बहुत फास्ट डिलीवरी करने लगा है, तो हम लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है। इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को लग रहा है कि अभिनय सर आएंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, तुरंत एसएससी सुनेगा, रिजल्ट जारी कर देगा, ऐसा नहीं होता। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है तब। देखिए, अब आपने वर्ग बनाया है जिसके लगातार दो कोने सेक्टर के चाप पर होते हैं। टू ऑफ इट्स कंसेक्यूटिव वर्टिसेस लाई लगता है। ऐसे वर्ग बनेगा जी, बना दिया वर्ग। ठीक है, 12 इकाई इसकी त्रिज्या थी। बहुत ही सुंदर। और कुछ दिया है क्या इस सवाल में? नहीं। 60 डिग्री दिया है बस, कुछ नहीं दिया। ये 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, मैंने कहा अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको इससे मिला दें, आप कहेंगे कि जी ये 45 डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल कहेंगे। और कुछ पता है? नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, यानी ये भुजा बतानी है वर्ग की। ये बात तो तय है, वर्ग की भुजा बतानी है भाई। कैसे निकलेगी वर्ग की भुजा? देखिए, ये तो इक्विलेटरल होगा, 60 60 60 60 होगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा ही तब। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूंगा टेढ़ा होके, तो स्क्वायर बनेगा नहीं। स्क्वायर जब भी बनेगा तो वो ये दूरी बराबर होगी तभी स्क्वायर बन सकता है। और ये 60 है तो ये भी 60 60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये तो तय हो गई, यानी ये भुजा ए मानूं तो ये भी ए है, ये भी ए है। ये बात तय हो गई भाई, ये भी ए है, इक्विलेटरल बनेगा। अब हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी हमें ए स्क्वायर निकालना है किसी भी तरीके से। ए स्क्वायर हमें किसी भी तरीके से निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं ए स्क्वायर? अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे मेरे दिमाग में मान लेते हैं हाल नहीं आ रही कोई चीज, तो हमें देखना तो पड़ेगा ना। जैसे आपने कहा इसको इससे मिला दो महाराज, तो ये 12 माइनस ए है या नहीं? ये ए है, और ये 30 डिग्री है क्योंकि ये 90 डिग्री है। कुछ बनेगी बात? वो 12 माइनस ए है। आएगा ए स्क्वायर किसी तरीके से, निकाला किसी ने? सर डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल तो मैंने ड्रॉ कर ही लिया, तो मज़ा आ नहीं रहा डायगोनल ड्रॉ करके थोड़ा। अच्छा, ये तो 60 हम निकाल ही चुके थे। ये 45 था, ये 45 था अगर। चलो फिर हम ना अब दूसरा तरीका लगा रहे हैं, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, कोई और आ नहीं रहा। आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कोई सरल सा नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं इसको इससे मिला देता हूँ,
तो आपने कहा जब आप इसको इससे मिला दोगे तो ये तो रेडियस ही होगी 12, और ये a√2 है महाराज, है या नहीं, और ये दूरी a है, और ये 60 + 45 कितना है, 105 है, ये है या नहीं, तो आप कहेंगे है। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, मैं इसमें ना कोसाइन लगा देता हूँ, cos 105, यानी cos 60 + 45 क्या होगा, 1/2, 1/√2 प्लस √3/2 और 1/√2। ये मैंने cos 60 लगा दिया, cos 60 में क्या होगा, a का स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस 2a² आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा, बटे 2a इंटू a√2। तभी एक बच्चा बोला जी बहुत कुछ कट गया। मैंने कहा सबका कटता है, युजवेंद्र चहल का फिलहाल में ही कटा है, ये आपस में कट गए, कट गए या नहीं। अब आप देखोगे नीचे आएगा जी a², आ रहा है नहीं आ रहा, नीचे a², कितना a² आ रहा है, जो भी आ रहा हो यहाँ √3 + 1 आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने √3 + 1 a² बराबर 3a² माइनस 144। हम कह सकते हैं a² उधर ले जाके कॉमन ले लें तो 3 की जगह रह जाएगा केवल 2 माइनस √3 बराबर 144। अब अगर आप रेशनलाइजेशन कर दें तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 144, 2 + √3 उत्तर आ जाएगा, ये माइनस का है तो 2 + √3 आ जाएगा, 144, 2 + √3, ए इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का भी आया इस सवाल का उत्तर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई एक तो ये 60 लिखा तो ए हो गया, ये a√2 हो गया डायगोनल, ये 12 60 + 45 में कॉस लगा दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे हो गई वो बताता हूँ, कॉस a + b के फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है। अब बीच में माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो उत्तर जो था वो सही दिया हुआ था, ए इज द करेक्ट आंसर। वो मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा सवाल था बट शिवम हो सकता है वो ख़त्म करना और सब बच्चों से ख़त्म कराना आप भी एक आध बार कर सकते हो, कभी पेपर आसान आ जाए, बट कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वो आपका अपना नज़रिया है, सोचने का आपका तरीका है, हमारा अपना अलग है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, मेरे को इसका कोई और तरीका निकला नहीं। इंदिरा भाई मेरे को नहीं पता यार कौन क्या सोचता है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, अपने काम से मतलब है मुझे, अच्छा पढ़ाने से मतलब है, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने से मतलब है। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 है छोड़कर चले जाते हैं, 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है शामिल हो जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम कम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, यानी कि वो कितना लेके चले गए एक्स्ट्रा, आप बता सकते हो मुझे, तो आप बोलोगे वो 60 एक्स्ट्रा लेके चले गए। और अब जो नए आए हैं वो 8 चौक 32 लेके आए हैं, तो 32 मैंने घटा दिया, यानी कि 28 का फर्क पड़ा है सम पे, जिसकी वजह से एवरेज पे 0.7 का फर्क पड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ अभी 40 बच्चे हैं। आपको पता है 10 गए थे 4 आए हैं, तो 6 वैसे कम हो गए, इन्होंने स्टार्टिंग में पूछा, यानी 46 होंगे पहले।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो क्या है कि ऐसे सवाल में हम गैप सेम करते हैं। तो आपने कहा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, 4:5 है और 5:6 है, एक ही का गैप है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं है। तो मैंने कहा भाई 7, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो कि आप 7 बना लो गैप को, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 6 42। आपको पता है कि ये जो गैप आया है 7 वर्ष पहले ये था अनुपात और अभी ये है, तो जो ये गैप आया है आप कह रहे हैं कि ये 7 का आया है, जो कि किसके बराबर है? ये 7 और 7 14 के बराबर है। 14 साल की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यानी 2 साल की वैल्यू 1 है। अगर 2 साल की वैल्यू 1 है, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 7 साल की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी 7 साल की वैल्यू यहाँ पे 3.5 है। 3.5 है 7 साल की वैल्यू, है या नहीं? फिर मैंने कहा 5 साल की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि जी वो 2.5 साल है, क्योंकि हमसे 12 साल बाद पूछ रहा है। अगर 5 साल बाद पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब हमसे 12 साल बाद पूछ रहा है। तो मैं डायरेक्ट भी ये चीज़ कह सकता था कि ये ऐसे ना लिख के मैं आपसे कह देता कि यार अगर 14 साल की वैल्यू 7 है तो 12 साल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो मैं इसमें डायरेक्ट 6 जोड़ देता, 34 और 41 कर देता, यही उत्तर हो जाता। तो क्या ये मुश्किल था सवाल? क्या ये मुश्किल था सवाल? आदि आप बताएंगे बेटा। अच्छा किया मैंने। अच्छे लगते हैं आपको ऐसे तरीके जो मैं ये लगाता हूँ, सिखाता हूँ, जो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, अच्छी लगती है आपको ये कैलकुलेशन? प्लीज मुझे बताना, या नहीं? इंदिरा मेरा बच्चा प्यारा बड़ा है, ला 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 ला, दुलारा बड़ा है। ये देखिए, आर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर, त्रिज्या r√3 और केंद्र P वाले एक वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्शी है। आर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर केंद्र P वाले वृत्त पर स्पर्शी है। सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ r, टेंजेंट एट Q of a circle, radius r√3 with center P, what the area of the part of the triangle PQR which is outside the circular region? ये बताना है, ये एरिया निकालना है। आपने कहा ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर घटा दें तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो आपने कहा हाफ r²√3 ट्राइंगल का एरिया, इसमें से सेक्टर घटा दो। तो मैंने कहा सेक्टर कैसे निकलेगा, आपने कहा ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। 30 होने का मतलब है 1/6 पाई r²। अब आप ऐसा करो, r² कॉमन ले लो, तो √3/2 -2 पाई, ये उत्तर आ रहा है। √3/2 -2 पाई, r² कॉमन लेने के बाद। टू पाई आ रहा है हमारा, तो 1/6 हो जाएगा ना। 360, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई, 30 डिग्री की वैल्यू 1/6 नहीं होगी, 1/12 होगी ना। 360 का 30 1/12 होगा ना, तो 3 चौक 12, तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो ये 2√3 आ गया माइनस पाई और ये r²। ये उत्तर है 2√3 -पाई/4 r²। सी आंसर, सी आंसर है जी। बापी रॉय, गलती हो रही थी मुझसे। सर सीडीएस हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। आप वैसे इस बैच से क्या उम्मीद करके आए हो मेरे को नहीं पता। ये फ्री बैच था इन बच्चों के लिए जो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास में है, इनके लिए फ्री बैच था। हमने कितने सवाल कर लिए? एक ये बचा है, 2, अच्छा एक ये भी बचा है, 3, बस खत्म बात।
एक ये सवाल था यार, ये कैसा सवाल था, ये किया था किसी ने? ये कह रहा था कि एमबीए की परीक्षा के लिए 7 भिन्न भिन्न कॉलेजों में शामिल हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत वृत्त रेखा में दिया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपीयर्ड स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट। तो कॉलेज ई में शामिल परीक्षार्थियों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? वाह। तो ई में कितने लोग हैं? 8%, यानी 7050 का 8% लोग उत्तीर्ण हैं, मतलब टोटल बैठे हैं। उसमें पास कितने हुए हैं? 4700 का 9% लोग पास हुए। इसका परसेंट निकालना था, यही निकालना था। आपने कहा कि जी 0 से 0 कट गया, कट गया। 47 से 705 कटेगा या नहीं कटेगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। 47 से 705 कटेगा सीधे सीधे 15 बार। तो आपने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल कटेगा। तो 47 से 15 बार कट गया। अब 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। मैं देख पा रहा हूँ 40% में, 40 में परसेंट हटा दो, 40 में कितने लोग पास हैं? तो आपका जवाब होगा 30 लोग पास हैं, यानी 75% लोग पास हैं। आसान था, कुछ नहीं था इसकी कैलकुलेशन में। कॉलेज ए से शामिल हुए, कॉलेज ए से शामिल हुए परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों के साथ क्या अनुपात है? व्हाट द रेशियो ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ पास स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ए। मतलब इससे ज़्यादा सरल तो मैं सवाल नहीं पूछ सकता था। पता नहीं आपको कैसे सवाल मुश्किल लगा। तो आपको पता है कि जी 705 यहाँ पे कर देता हूँ, आपको दिख भी नहीं रहा होगा ना यार, सब कुछ दिख रहा है, चित्र वित्र दिख रहा है हल्का फुल्का, नहीं दिख रहा तो इधर देख लो। अब जैसे ये कह रहा है कि ए में शामिल हुए परीक्षार्थी कितने हैं, तो 7050 का ए में कितना है? 22% है अनुपात। अब 4700 और ए में कितने पास है? 18%। कुछ करना ही नहीं होता। आप सोचो कि मैं पूरा निकालूंगा, निकालने की जरूरत नहीं है। 47 से 15 बार कट गया, 0 से 0 कट गई। 15 से ये 180 12 बार कट जाएगा, तो ये 11:6 आ जाएगा। बहुत सिंपल डीआई पूछी थी मैंने, बहुत सिंपल डीआई पूछी थी। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिससे डीआई के भी सवाल नहीं हुए थे? मैम आपसे हुए हैं सारे सवाल या नहीं? आपको क्या करना है, कुछ पढ़ना लिखना है कि नहीं आपको जीवन में? बस मुझे इतना बता दीजिए मैम, क्योंकि आपका हो गया है बहुत नाटक वगैरह। अभी मैं चाहूँगा तो आपको एनटीपीसी रेलवे में 2 मिनट में भर्ती करा दूंगा, इतनी हाई फाई वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी रेलवे में। अब एक स्टैटिस्टिक्स का सवाल पूछा था, उस पर आ जाते हैं। तो पहले तो माध्यिका निकालनी थी। तो 7 9 12 12 13 12 ये ऐसे दिया हुआ है। तो पहले इसको हम सजा लेते हैं सीक्वेंस में। क्या होगा? 7 9 12 12 12 13 13 14 14 14, 3 बार 14 है, 4 बार 14 है, फिर 15 16 17 18, फिर 18, फिर 18 19। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल ये पूछा गया एनटीपीसी रेलवे में। 20 20 यही। अब आपको पता है माध्यिका निकालनी हो तो कितने टर्म हैं टोटल? तो आपको पता है कि यहाँ पे इवन अगर टर्म है, एन सम है, तो मीडियन जो होगी वो क्या होगी? NY2 पद, NY2वां पद प्लस NY2 प्लस 1वां पद। 2 पद आएंगे बीच में सम होने की वजह से, और डिवाइड बाई 2। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर माध्यिका आपको निकालनी है तो टोटल ये 20 है, तो 10वां 10th प्लस 11वां बटे 2, यही होगा। और दोनों ही पद आप देख रहे हैं 14 14 हैं, तो मीडियन आ गई 14 भाई, मीडियन 14 आ गई। अब आपको पता है बहुलक की अगर मैं बात करूं,
यानी मॉड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 14 ही 4 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 14 ही आ रहा है, तो 2 गुणा माध्य का सेम ही है, तो 14 ही उत्तर आ जाएगा। आसान सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा था हमने। अगर आपको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा है तो आप क्रैक हैं, बस इतना ही बोलूँगा मैं तो, इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी फास्ट ये सवाल कैसे हो जाते हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी फास्ट कोई कैसे कर सकता है सवालों को। देखिए एक और सवाल था प्रोबेबिलिटी का, जो लास्ट सवाल है आज की क्लास का, वो ये था, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मेरे तो आज 30 में 30 नंबर हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं हुआ जो अटका हम लोगों से। एक दो सवाल फंसे लेकिन उनको हमने लंबे तरीके से कर मारा। एक निश्चित शहर में 40% लोगों के बाल भूरे हैं, यानी ब्राउन आइज है, ब्राउन हेयर है बाल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर कितनी है, 0.4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आइज कितनी है, बाल भूरे हैं, 0.25। और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, वो 0.15 है, यानी PBH एंड BE की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे 0.15 है। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज आल्सो ब्राउन आइज। ये कह रहा है इफ ए पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टाउन हैविंग ब्राउन हेयर, उसके ब्राउन हेयर तो हैं बट वो कह रहा है कि उसकी ब्राउन आई भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा। ये यूनियन कर दूं, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूं, सॉरी। तो मैं कह रहा हूं इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली, ये कह रहे हैं कि भैया P ब्राउन हेयर की बताओ और ब्राउन आइज पहले से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे जी इसकी होती है PBH इंटरसेक्शन BE, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना आपने, और बटे PBE, PBY ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको। सवाल में 0.15 दे रखी है और BE 0.25 दे रखी है, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 5 25, 3/5 आ गया उत्तर। अच्छा PBE तो 0.8 दे रखी है ना, ओहो गलत लिख दिया हमने। PBH ब्राउन हेयर तो 0.40, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 उत्तर आ जाए। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे डाउट है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है, क्लियर कट करके पूछ लो। बोलो सर जी इतना टफ और टाइम कंज्यूमिंग पेपर आएगा क्या? नहीं किशोर भाई, मैंने इसीलिए आपको 30 सवाल करने के लिए 1 घंटा दिया था और वहां आपको आधा मिलेगा। तो अगर आप ये वाले 30 सवाल 1 घंटे में नहीं कर पाओगे तो वो वाले 30 सवाल कैसे 30 मिनट में कर पाओगे, आप मुझे बताओ। यहाँ तो मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ ना, डबल टाइम दे रहा हूँ। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक मैं विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जो सवाल ना हुए हों उन्हें दोबारा देखिएगा एक बार, ठीक है? धन्यवाद, बाय। शाम में मिलते हैं 4 बजे।